जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं गोयला क्लासेस के द्वारा आपको एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है जिसमें हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो हिस्ट्री में आज का जो चैप्टर 4 है आइए उसको देखते हैं। तो क्लास 6 का चैप्टर 4 क्या कहता है आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ वेदों की। तो यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि आप जानते हैं जो हमारे वेद हैं वो सबसे पुराने साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्स माने जाते हैं। और आप जानते हैं जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट। और सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये माना जाता है लगभग 3500 वर्ष पूर्व इनको बनाया गया था। 3500 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर हम इसको ईसा पूर्व के हिसाब से समझें, बीसी की वजह से समझें, तो हम मान के चल सकते हैं ये 1500 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ये बनाए गए हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखेंगे इसमें जो भी मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है, ये ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, ये बात आपने याद रखने हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एनसीईआरटी एक बात बताती है कि कुछ जो इसके मंत्र हैं ये महिलाओं ने भी लिखे हैं, कंपोज किए हैं, ये आप कह सकते हैं, ये हमें एनसीईआरटी बताती है। और ये जिस भाषा में लिखे गए हैं वो एक वैदिक संस्कृत है। आप याद रखिएगा जो आजकल स्कूल में संस्कृत पढ़ी जाती है वो वैदिक संस्कृत नहीं होती है, क्योंकि वैदिक संस्कृत को हम ओल्ड संस्कृत भी कहते हैं और स्कूलों की जो आजकल संस्कृत होती है वो न्यू संस्कृत होती है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। तो द बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंट, यानी कि आजकल जो किताब हम इस्तेमाल करते हैं आपको बताइए है वो कैसी होती है, उसको आप जानते हैं उसमें प्रिंटिंग होती है सब कुछ। तो जो ऋग्वेद थे वो ऐसे नहीं थे, जब ओरिजिनल थे उसमें ऐसे किताब में नहीं लिखे थे वो। ऋग्वेद को या तो आप सुन सकते थे या आप सुना सकते थे, ये था ऋग्वेद, ठीक है, या तो सुन सकते थे या सुना सकते थे। इनको जब लिखा गया, ठीक है, ये कब लिखा गया? काफी शताब्दियों के बाद लिखा गया, ठीक है, यानी कि जब ये ऋग्वेद आए थे तो लोगों ने इसको सिर्फ क्या किया था, जो भी इसके अंदर जो आपको ज्ञान मिलता है वो ज्ञान लिखा नहीं गया था, ये ज्ञान बोला गया था, क्योंकि बहुत पहले की बात है तो उसमें लेख तो आविष्कार नहीं हुए थे ना, बाद में लिखे गए, बहुत शताब्दियों यानी कि सेंचुरीज के बाद ये लिखा गया, ठीक है। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो, यानी कि आज के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, जिस समय पर हम बैठे हैं यहां से 200 साल पहले ही ये लिखे गए, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि लिखते समय ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाया लिखते समय, राइट। आगे देखते हैं हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो हिस्टोरियन है वो उसको कैसे पढ़ते हैं। हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि हिस्टोरियन भी हो आर्कियोलॉजिस्ट भी हो। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं आप जानते हैं, ये खुदाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस बेस पे हमें एक डेटा देते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल, यानी कि खुदाई करते हैं इस तरह से। आप अगर उन्हें कहीं पर कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? लिखा हुआ, ठीक है, चाहे वो पत्थरों में लिखा है, चाहे वो गुफाओं में लिखा है, चाहे वो कहीं पर जो ताम्रपत्र होता था, जो कॉपर इन की जो प्लेट होती थी उसमें लिखा रहता था, ठीक है। तो उसके द्वारा हिस्टोरियन जो है वो चीजों को समझते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को इन्होंने कैसे पढ़ा? सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। अब देखिए यहाँ पर एक पहले साइड में आप पीछे देखेंगे, प्लाटो करके हमारा फिलोसोफर हुआ करता था, वो उसने किताब लिखी इट्स स्टेट्समैन। स्टेट्समैन बेसिकली उसके जो गुरु है, जिसको गुरु मानता था, सुकरातो, सोक्रेट्स, उसके विचारों को उसने लिखा है, पर किस फॉर्म में लिखा है उसको हम डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलेक्टिकल मेथड। मैं लिख देता हूं डायलेक्टिकल मेथड। अभी डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है? डायलेक्टिकल मेथड होता है मतलब यहाँ पर दो लोगों की आपस में चर्चा दिखा देते हैं। जब हम लिखते हैं जैसे राम ने ये बोला, फिर श्याम ने ये बोला, फिर राम ने ये बोला, फिर श्याम ने ये बोला, तो दो लोगों का जब कम्युनिकेशन हम दिखाते हैं उसको कहते हैं हम डायलेक्टिकल मेथड। और इसका इस्तेमाल किसने किया है? प्लाटो ने अपनी जो स्टेट्समैन बुक है उसमें किया है। अब ये डायलेक्टिकल मेथड आप समझ गए होंगे। तो ये जो डायलेक्टिकल मेथड है यही बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ जो हिम्स है यानी कि कुछ मंत्र जो है ऋग्वेद में वो किस फॉर्म में? डायलॉग फॉर्म में, यानी कि दो लोग आपस में डायलॉग बोल रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। दिस पार्ट इज वन सच हिम्स आर डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड, और ये डायलॉग किसके बीच है? विश्वामित्र के बीच में। एक तरफ विश्वामित्र है और दूसरी तरफ हमारी दो जो सनातन धर्म है उसमें दो गॉडेस माना जाता है इनको, एक है व्यास और सुतलज, क्योंकि नदियों को सनातन धर्म में देवी का दर्जा दिया गया। तो ये बताया जा रहा है, ये चर्चा हो रही है
दो पक्षों के बीच एक तरफ एक व्यक्ति है जो है विश्वामित्र, और दूसरी तरफ दो माताएं हैं जो हैं आपकी व्यास और सुतलिच, राइट। आगे देखते हैं, कास्ट हॉर्सेस एंड कैरियर, मतलब यहां पर देखिए अभी आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो इन वेदों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट, वो हम देख लेते हैं। यहां पर बताया गया है कि देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद, ठीक है, बहुत सारी हमें यहाँ प्रेयर्स मिलती हैं, किससे रिलेटेड, आपकी जो मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो घोड़े हैं उनके लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वेदों से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे ये प्राप्त होता है कि कहीं ना कहीं जो जानवर हैं उनको पूजा जाता था, राइट, और जो घोड़ों को बांधा जाता था रथ में, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनसे युद्ध लड़े जाते थे, और कहीं ना कहीं उनसे जो ये आपको दिख रहा होगा कि एक राजा है वो घोड़े से पीछा कर रहा है एक गाय का, यानी कि मवेशियों को पकड़ा जाता था इससे, ठीक है, तो इस तरह का हमें यहाँ दिखता है। और यहाँ पर आप दिखते हैं कि बैटल वेयर फॉट फॉर लैंड, यानी कि जमीन के लिए लड़ाइयाँ होती थी इस समय, ठीक है, और क्योंकि जो जमीन होती थी, क्योंकि मैंने बोला ये लोग मवेशी यानी कि जो कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको ये पालते थे बड़ी संख्या में, और ऑब्वियसली बात है कि जो कैटल है वो तो घास खाएगा ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए, जमीनें चाहिए, हरियाली चाहिए, तो इसलिए लड़ाई होती थी जमीन के लिए, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय द लीडर्स, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या दिखता है कि जैसे कहीं पर लड़ाई हुई, मतलब एक क्षेत्र ने दूसरे क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, तो जो क्षेत्र हारा है उसमें से लूट होगी, यानी कि जो भी उसमें जो वेल्थ मिलेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था इस समाज में, एक पोर्शन राजा के पास जाता था, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लीडर, और कुछ जो पोर्शन है वो जो प्रीस्ट होते थे, यानी कि जो एक तरह के पुरोहित होते थे, उनको दिया जाता था, और जो बचा हुआ जो है वो जो बाकी लोग होते थे वहां के उस क्षेत्र के, उनको दे दिया जाता था। इस तरह से हम देखेंगे कि 5 हिस्सों में ये जो वेल्थ होती थी वो बांट दिया जाता था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमें आहुतियों की बात भी दिखती है, यानी कि यज्ञ जो है, यज्ञ भी होता था जिसके द्वारा ये लोग, यज्ञ में घी हो गया, जो आपके फसल होगी इस तरह से, और इस तरह से आप देखेंगे कि यज्ञों के द्वारा ये लोग क्या करते थे, जो देवी देवता है उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, राइट, तो ये बात इसमें हमें यहाँ से पता चलती है। यहाँ पर बताया ज्यादातर जो पुरुष हैं वही युद्ध में भाग लेते थे, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। रेगुलर आर्मी मतलब जैसे आजकल आपको दिखता है भारत की अपनी एक डिफेंस सिस्टम है, भारत की अपनी खुद की आर्मी है, राइट, जैसा भूटान को देख लीजिए, भूटान की खुद की आर्मी नहीं होती है। भूटान और भारत के बीच एक संबंध है कि भूटान पे कभी भी आक्रमण किया जाएगा तो ये माना जाएगा वो भारत पे आक्रमण है, तो भारत की सेना भूटान की संप्रभुता की, यानी कि सोवरेनिटी की रक्षा करेगी, इसीलिए भूटान के पास अभी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। तो यही बात आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टैंडिंग आर्मी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, यानी कि एक परमानेंट आर्मी नहीं थी। और यहाँ पर हमने असेंबलीज की बात देखी है, यानी कि यहाँ पर सभाएं होती थी, ये हमें दिखता है, जैसे आजकल आप देखते हैं सभाएं होती है, जैसे संसद को भी आप एक सभा कह सकते हैं, क्योंकि काफी लोग वहां मिलते हैं एक ही उद्देश्य से, यानी कि भारत का विकास कानून के द्वारा। तो उस समय भी हमें वेदों से ये पता चलता है कि सभाएं होती थी, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। देखिए यहाँ पर आप देखिए पिक्चर, देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है ये सोशल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। आज भी हमें ये दिखता है कि बहुत लोग अमीर होते हैं, बीच में मिडिल क्लास वाले होते हैं, कुछ वर्किंग लोग होते हैं, नीचे किसान होते हैं, और एक लोग बहुत गरीब होते हैं, जैसे आजकल आपको समाज में दिखता होगा, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं कुछ भिखारी होते हैं, ठीक है, कोई स्कूटर में चल रहा है, कोई कार में चल रहा है, कोई बहुत हाईफाई कार में चल रहा है, मर्सिडीज में चल रहा है। तो इस तरह से आपको समाज में एक आर्थिक आधार पर भेदभाव दिखता है आज भी। उस समय पर भी ये भाव था, उस समय पर भी ये कहीं ना कहीं हमें ये जो डिफरेंसेस हैं वो हमें दिखते थे। तो यहाँ पर यही आपको समझा रखा है, ठीक है। द लैंग्वेज दे स्पीक, यानी कि भाषाओं में डिफरेंस था। आज भी आप देखिए अलग अलग भाषाएं हमें दिखती हैं, हरियाणवी दिखती है, पंजाबी दिखती है, कुमाऊनी दिखती है, गढ़वाली दिखती है, हिमाचली दिखती है, राइट। तो ये जो आज आपको दिख रहा है ये उस समय पर भी दिखता था, ये बात हमें बताई गई है। आगे देखते हैं, देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क। अब ये देखिए उस समय के समाज में 2 तरह के वर्ग थे जो अपने काम की वजह से पहचाने जाते थे, ठीक है। सबसे पहला है प्रीस्ट, जो प्रीस्ट है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण होता था, जो जिसके पास वेदों का ज्ञान होता था, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा जो है वो वही सीख सकता था जो ब्राह्मण है, ठीक है। तो एक वर्ग ये होता था, दूसरा वर्ग होता था राजाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दीज राजा वर नॉट लाइक द वन यू विल बी इन लर्निंग अबाउट लेटर, यानी कि राजा जो है ये राजा वैसे नहीं है जैसे बाद में हम पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे आपको दिखेगा राजा के पास इतनी संपत्ति है, महल है, किले हैं,
इतनी उसके पास सेना है, राइट। उस तरह के राजा नहीं होते थे, ठीक है। राजा मतलब यहाँ पर क्या होता था, राजा मतलब ये होता था कि वो एक समाज होता था, वहां पर लोग उसके सुनते थे बस, ठीक है। तो वो राजा होता था। तो यानी कि एक तरफ होते थे ब्राह्मण और एक तरफ होते थे राजा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है मेगालिथ की कहानी। अब मेगालिथ क्या होता है, देखिए मेगालिथ मतलब होता है, पिक्चर आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा बड़े बड़ी चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, तो इसको मेगालिथ कहा जाता है, ठीक है। लिथ मतलब स्टोन होता है, इसलिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उसको कैसे विभाजित करते हैं, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, जिससे मैंने कहा था पेलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ठीक है। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। लिथिक लिथिक, तो क्योंकि आपको पता है जब इंसान आए थे, जब उनके बारे में समझने लगे लोग, तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने हथियार इस्तेमाल करे वो पत्थरों को उन्होंने अपना हथियार बनाया। तो पत्थरों में जितने चेंजेस आते रहे, उसी के आधार पे हमने मानव की जो सभ्यता है उसको समझने का प्रयास किया है। तो इसीलिए हम लिथिक में डाल देते हैं। तो मेगालिथिक मतलब हो गया, यहाँ पर क्या करते थे ये लोग, मतलब जो मानव है वो क्या करता था कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था। ये देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है कि स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथिक, मैंने बता दिया बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो मेगालिथिक कहलाते थे। They were carefully arranged by the people and they were used to mark burial site। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको एक कब्र दिख रही होगी, कब्र के चारों तरफ आप देखिए बड़े बड़े पत्थर लगा रखे। तो ये बात इसमें बता रखी कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था, उसकी जो जहां वो दफनाया जाता था, तो उसके ऊपर बड़े बड़े चट्टानें लगा दी जाती थी, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्रैक्टिस होती है जिसे हम इरेक्टिंग मेगालिथ कहते हैं। जैसे कि ये समझ लीजिए एक पत्थर है बहुत बड़ा, तो इस पत्थर को ऐसे खड़ा कर दिया जाता था, ऐसे वर्टिकल में खड़ा कर दिया जाता था, तो इसको कहते थे इरेक्टिंग मेगालिथिक। जैसे किसी की कब्र है, यहाँ पर ऐसे कब्र है, तो यहाँ पर इसके उत्तर की तरफ ज्यादातर यहाँ मेगालिथिक लगा देते थे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो ये भी प्रथा थी। तो ये लगभग 3000 साल पहले की ये प्रथा मानी जाती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारा जो वेद का काल है उससे मैच खाता है, ठीक है। और ये प्रथा हमें किसके क्षेत्र में दिखती है, भारत के दक्कन में दिखती है, साउथ इंडिया में दिखती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में दिखती है, ठीक है। तो भारत के कहीं ना कहीं पूरे ही क्षेत्र में मैं बोलूंगा दिखती है ये मेगालिथिक वाली। अब आगे क्या लिखा, व्हाइल सम मेगालिथिक कैन बी सीन इन द सरफेस एंड अदर, यानी कि कुछ मेगालिथिक तो आज भी हमें जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ मेगालिथिक हमें आज दिखता है कि जमीन के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं तो बहुत सारे मेगालिथिक हमें नीचे से भी मिलते हैं, ठीक है। जनरली द डेड वेयर बरीड विद द डिस्टिंक्टिव पॉट्स व्हिच आर कॉल्ड द ब्लैक एंड रेड। अब देखिए एक चीज और हमें पता चलती है, जब मेगालिथिक जो कब्र के चारों तरफ रखा गया है बड़ा पत्थर, फिर जब कब्र को खोदा गया तो वहां पर हमें दिखता है जो लोग मृत लोग थे, मृत लोग के साथ एक बर्तन रखे गए थे, और बर्तन ऐसे थे जो जिसमें 2 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, काला और लाल, ब्लैक एंड रेड। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे खुदाई हुई जहां पर भी मोस्टली हमने देखा कि जो कंकाल मिले हैं उनके पास बर्तन भी मिले हैं, और बर्तनों का रंग क्या है, काला और लाल। ये बात यहाँ बताई गई है। आगे देखते हैं, फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंस। अब सोशल डिफरेंस क्या था, कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि होता क्या था कि जैसे एक की कब्र मिली यहाँ पर, मानते हैं मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स की कब्र के पास हमें जो ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड सिल्वर, वो ज्यादा मिला, इसके उसमें थोड़ा कम मिला, या इसके उसमें तो मिला ही नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय पर भी कहीं ना कहीं आदमी अमीर गरीब था, जो ज्यादा अमीर होता था उसकी कब्र पे लोग ज्यादा सोना रख देते थे, इस तरह से, राइट। तो ये बात इसमें बता रखी है, यानी कि अमीर गरीब उस समय पर भी था, राइट। वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन ऑफ सर्टेन फैमिलीज, ठीक है। और कहीं कहीं पर आप देखिए, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा हमें ऐसा मिला है कि कुछ कब्र हमें ऐसी मिली है जिसमें हमें एक कंकाल नहीं बहुत सारे कंकाल दिखे हैं। अब इसका ये अर्थ लगाया जाता है हिस्टोरियन द्वारा, या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि भैया सारी फैमिली एक मर गया तो सबको मार देते होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता था, ऐसा हो सकता है कि जैसे एक व्यक्ति मरा तो उसका एक कब्र बनाई है, ब्यूरियल बनाया है उसका, और उसमें मेगालिथिक रखा है। मेगालिथिक ये भी माना जाता है कि चिन्हित करने के लिए होता होगा, पता चल जाए कि यहाँ पर हमारी फैमिली है, चिन्हित किया जाता होगा उससे। फिर जैसे दूसरा व्यक्ति उसी फैमिली का मरा तो उसी कब्र में, यानी कि जहां दफन किया है पहले को उसी फैमिली वाले के, तो दूसरा जो उसी फैमिली का जो दूसरा सदस्य जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी वहीं पर दफना दिया जाता होगा। तो इसीलिए हमें ये दिखता है कि एक ही फैमिली के लोग दफनाए गए हैं एक ही जगह। तो ये हिस्टोरियन मानते हैं कि ये एक प्रथा होती होगी, ठीक है। अब हम एक इनाम गांव है, ठीक है। इनाम गांव आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र में है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र तक ये जो आर्यंस वाले लोग हैं ये पहुंचे हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये नदी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, ये है भीम नदी, ये है मुख्य नदी कृष्ण नदी, ये भीम नदी आपको दिख रही है। भीम नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम घोड़ नदी कहते हैं, घोड़ नदी, ठीक है। तो घोड़ नदी याद रखिएगा।
तो ये जो साइट हम बात कर रहे हैं, ये इनाम गांव, ये कहाँ पर है? ये रिवर घाट के आसपास है। रिवर घाट का क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? भीम नदी की, ठीक है। तो ये पिक्चर से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3600 से 2700 साल पहले क्या है कि यहाँ पर हमें दिखता है कि एक साइट है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्थापित हो चुकी थी। हियर एडल्ट्स वे जनरली बरीड ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर ज्यादातर हम देखते हैं कि लोगों को जमीन में दफनाया जाता था, राइट। अब आप कहोगे सर सभी को तो जमीन में दफनाया जाता था? नहीं, उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जहां पर लोगों को वो जला देते थे। जैसे आजकल भी आप देखते हैं हिंदू वर्ग में लोगों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता है, राइट, इस तरह से, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या देखा गया? सभी लोगों को ज्यादा दफनाया जाता था, ठीक है। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड ऑन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स। और यहाँ पर जितने भी दफनाए गए हैं उनका जो सर है वो ज्यादातर उत्तर दिशा में रखा गया है। तो देखिए उस समय कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं हो सकता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम इस तरह की दिशाओं का ज्ञान होता होगा, या कुछ जैसे आज भी आप देखेंगे कि पूर्व दिशा को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे जल चढ़ाए जाते हैं। तो आज भी हमें धारणा दिखती है, तो ये धारणा बहुत पुरानी भी हमें दिखती है, ठीक है। क्योंकि जो इनाम गांव में जितने भी हमें कब्र मिली है वहां पर हमें क्या दिखता है कि वहां पर जो सर है वो उत्तर की तरफ रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन दी हाउसेस, यानी कि कभी कभी ये भी दिखाया गया कि जहां वो घरों पे रहते थे वहीं पर हमें दिखता है कि वहीं दफनाया गया है, मतलब घर ऊपर घर है, नीचे दफनाया रखा है, ठीक है। वेसल्स डेट आर प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वे आर प्लेस्ड विद दी। अब यहाँ पर ये भी माना जाता है कि उन लोगों को ये लगता था कि मौत के बाद भी जिंदगी है। जैसे आज भी आप जानते हैं, ये माना जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है। इसलिए जब आदमी की डेथ होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड जो सामान है वो भी उसके साथ दफन कर देते हैं। तो उस समय पर भी हमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं जो दफन किए जाते थे लोग, उनके साथ खाने और पीने का सामान रख दिया जाता था। आप कहोगे सर इतने साल बाद कैसे पता चला? क्योंकि बर्तन मिले हैं, ठीक है। और बर्तन से ये प्रतीत होता है कि लाइफ आफ्टर डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लोग जानते थे, राइट। आगे देखते हैं। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज फुल लेग्ड क्ले जार। आप देखिए एक जार था, इनाम गांव में एक जार मिला है बहुत बड़ा, और उसके चार उसमें एक तरह के पाँव समझ लीजिए, स्टैंड समझ लीजिए, ठीक है, जार का। और जार के अंदर एक मृत व्यक्ति मिला है, मतलब जार के अंदर उसको दफनाया गया है, ठीक है। और ये जार हमें कहाँ मिला है? एक आंगन में मिला है। एक आंगन है ये, ठीक है, जिसके चारों तरफ 5 कमरे हैं, ठीक है। ये बात यहाँ बताई गई है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पता होना चाहिए। कहाँ मिला है ऐसे जार के अंदर एक आदमी, एक आंगन में, जिसके चारों तरफ 5 कमरे हैं, वो है इनाम गांव में, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, यानी कि ये लोग खेती करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें बीज मिले हैं, वीट के मिले हैं, गेहूं के मिले हैं, जौ के मिले हैं, चावल के मिले हैं, दालों के मिले हैं, मोटा अनाज के मिले हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे होंगे। बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स मिले, क्योंकि उस समय देखिए ट्रैक्टर तो चलते नहीं थे। जो खेती है ज्यादातर किससे करते थे? बैलों से, इस तरह से करते थे खेती, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर अगर इंसान मरता है तो जानवर भी तो मरता होगा, तो उसके भी तो अवशेष मिलते हैं। तो ये बात इसमें बताई जा रही है। Many bearing a cut marks that show they may have been used for a food have also been found. Have been used as a food, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो जानवर मिले हैं उनमें कट भी मिले हैं, मतलब उनको काटा गया है। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है वहां के लोग उस समय जानवर को मारते होंगे और खाने के लिए, ठीक है। These includes cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, as pig, यानी कि आप देख रहे हैं सारे के सारे जानवर खा जाते थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं छोड़ते थे, राइट। There is evidence that fruits such as बेर, आंवला, जामुन, dates a variety of berries were collected, यानी कि ये भी पता चलता है कि इन लोगों को ज्ञान था कि फल क्या होते हैं, किस फल को हम खा सकते हैं, किस फल को नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें नाम आप देख पा रहे होंगे। तो ये फल आज भी आप जानते हैं, इसको आप खा सकते हैं, राइट। तो इस तरह का ज्ञान था वहां पर उस समाज में, राइट। तो ये बात आपके बता रखी है आपके चैप्टर नंबर 4 पे, जो मैंने प्रयास किया उसको सिंपल शब्दों में आप तक पहुंचाऊं, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। जय हिंद।